सिर्फ डीडी उर्दू पर। कहाँ से शुरू हम करें फसाना, शहीदों की बातें, वो गुजरा जमाना, गुजरा जमाना। कहाँ से शुरू हम करें फसाना, शहीदों की बातें, वो गुजरा जमाना। कहाँ से शुरू हम करें फसाना, शहीदों की बातें, वो गुजरा जमाना। आजादी गुनाह है बताया गया था, आजादी गुनाह है बताया गया था, हजारों को फांसी चढ़ाया गया था। भारत की फिजाओं में सदा याद रहूंगा, आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में कील साबित होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना में। भारत को तोड़ने के लिए अंग्रेजी साम्राज्य ने, अंग्रेजी हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन भारत माँ के वीर सपूतों ने अंग्रेजों की हर चाल को, हर कोशिश को नाकाम बना दिया था। आज की इस कड़ी में आजादी की लड़ाई में इस्तेमाल किए गए हम 3 अस्त्रों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, और आज के युवाओं के लिए ये तीनों बातें जाननी बेहद जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि यही वो 3 अस्त्र थे जिन्होंने देश को बांधे रखा और आने वाली तमाम पीढ़ियों को आपस में बांधे रखेंगे। तो प्रसार भारती के केंद्रीय अभिलेखागार में गुजरे जमाने में आजादी की लड़ाई में इस्तेमाल किए गए 3 अस्त्रों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना कार्यक्रम की, और आपको दिखाते हैं आजादी के 3 अस्त्र। अंग्रेजी सरकार को लगा कि भारतवासियों को धर्म के नाम पर लड़ा देंगे और ये जो आंदोलन चल रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, ये इस तरह से नाकाम हो जाएगा, असफल हो जाएगा। लेकिन ये अंग्रेजी सरकार की एक बहुत बड़ी भूल थी जो आगे चलकर सच साबित हुई। आजादी की लड़ाई में उमड़े जनसैलाब ने फिरंगियों को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। आजादी के लिए चला गया पहला अस्त्र बंगाल से था, और वो पहला अस्त्र था स्वदेशी। जी हाँ, विदेशी सामान की होली जलाई जाने लगी, स्वदेशी को अपनाया जाने लगा। हर किसी ने स्वदेशी अपनाया, यहाँ तक कि रविंद्र घर में सूत काता गया और तब कपड़े पहने गए। हम कह सकते हैं कि आजादी की लड़ाई को जीतने के लिए चला गया ये पहला मजबूत कदम था, जिसका नाम था स्वदेशी। स्वदेशी आंदोलन में भारत के सभी वर्गों ने कदम से कदम मिलाकर सहभागिता की थी। महिलाएं, युवा, मजदूर, सभी धर्म एवं जाति के लोगों का समग्र योगदान रहा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने जब 19वीं सदी से 20वीं सदी में पदार्पण किया, तो उस वक्त स्वदेशी आंदोलन का मुख्य केंद्र बना बंगाल। लॉर्ड कर्जन घोर साम्राज्यवादी था। स्वदेशी आंदोलन से डरे सहमे कर्जन ने बंगाल विभाजन का खेल रच दिया और 20 जुलाई 1905 को बंगाल के टुकड़े करने का आदेश लागू कर दिया।
बंगाल विभाजन के पीछे उसकी मंशा राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने की थी, क्योंकि उस वक्त बंगाल समूचे भारत की राजनीति का केंद्र बना हुआ था। इस विभाजन के पीछे अंग्रेजों की गहरी चाल थी। फिरंगी फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत मुस्लिम बाहुल बंगाल को हिंदू अधिपत्य शेष बंगाल के विरुद्ध खड़ा कर देना चाहता था, लेकिन कर्जन की ये कोशिश कारगर साबित नहीं हो सकी। बंगाल विभाजन के साथ ही पूरे भारत में इसके खिलाफ गहरी प्रतिक्रिया और रोष प्रकट किया गया। क्या शहर, क्या गांव, सभी जगह विरोध में सभाएं हुई और बंगाल जैसे इस विभाजन के विरोध में रण क्षेत्र बन गया। पूर्वी बंगाल में 2 माह में ही 500 से ज्यादा सभाएं आयोजित की गईं। हर शहर और कस्बे में अंग्रेजी सामान का बहिष्कार किया जा रहा था। देश भर में इसके विरोध में राष्ट्रीय शोक मनाया गया और बायकॉट किया गया। इस विभाजन पर प्रतिक्रिया देते हुए बरिसाल कॉन्फ्रेंस में बहिष्कार आंदोलन के नेता अब्दुल रसूल ने कहा था कि जो हम पिछले 85 सालों से न कर पाए, वो इस बंगाल ने हमें 6 महीने में दे दिया। इस मौके पर रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सुनार बांग्ला गीत की रचना की, जो राष्ट्रीय आंदोलन में हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি সে যে আমার জন্মভূমি। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर रक्षाबंधन के पर्व को आपसी एकता दिवस के रूप में मनाया गया। ये था लॉर्ड कर्जन की बांटने वाली नीति का दमदार जवाब। इसके साथ ही शुरू हुआ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल। निरंतर सभाएं हुई, विदेशी वस्तुओं की दुकानों पर आग लगा दी गई और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल के स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया, जबकि गरम दल के नेता विपिन चंद्र पाल, लाजपत राय और अरविंद घोष स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में सर्वव्यापी बनाने के लिए पहले से ही सहमत थे। जी हाँ, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य था पूरे देश में स्वराज की प्राप्ति और बंग भंग के फरमान को खारिज कराना। इसी समय नरम दल के नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने सारे देश का दौरा किया और लोगों से आग्रह किया कि वो विदेशी चीजों का परित्याग करें। सन 1905 बनारस कांग्रेस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में बंगाल के स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। गरम दल के नेता विपिन चंद्र पाल, लाजपत राय और अरविंद घोष स्वदेशी आंदोलन को देश भर में सर्वव्यापी बनाने के लिए पहले से ही सहमत थे। उनका एकमात्र लक्ष्य था स्वराज की प्राप्ति और बंग भंग के फरमान को खारिज कराना। लेकिन नरम और गरम दल के नेताओं में असहयोग आंदोलन के तौर तरीकों को लेकर मतभेद उभर आए। इन मतभेदों ने सूरत कांग्रेस अधिवेशन में उग्र रूप ले लिया। अरविंद घोष ने देशवासियों के नाम एक खुले पत्र में इस बात पर जोर दिया कि हमारा आदर्श स्वराज या पूर्ण स्वायत्त शासक है। प्रशासन नौकरशाही है। हम उसे जनतांत्रिक रूप देना चाहते हैं। सरकार विदेशी है, हमें अपनी देशी सरकार चाहिए। हमें विदेशी नियंत्रण स्वीकार नहीं है। अरविंद घोष के इस आह्वान से एक जलजला उठ खड़ा हुआ। स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों और अदालतों का बहिष्कार होने लगा। डॉकयार्ड, रेल कर्मचारी और ट्रेन कंडक्टर्स ने हड़तालें कर दी। दक्षिण में चिदम्बर पिल्लई, तिरुनावल्ली के कामगारों के बीच लोकप्रियता के कारण ब्रितानी हुकूमत की आंखों की किरकिरी बन गए थे। इनके एक और साथी सुब्रमण्यम शिवा दक्षिण में अंग्रेजों के खिलाफ आग उगल रहे थे। भारत की आजादी की इस पहली तरंग को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र का सहारा लिया। लेकिन जितना ब्रिटानी हुकूमत का दमन चक्र बढ़ता गया, उसी वेग से आंदोलन फैलता गया।
आजादी के इस पहले अस्त्र स्वदेशी को मजबूती देने में महिलाएं और युवा शक्ति बढ़ चढ़कर आगे आए। उस समय के भारत के तीज त्योहारों और विभिन्न लोक कला शैलियों को भी इसका हिस्सा बनाया गया। इतना ही नहीं, सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ भी लोगों की आवाज बुलंद होने लगी थी। तो हम कह सकते हैं शैला कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में महिला और युवा शक्ति दोनों का विशेष योगदान रहा। अब महिलाएं और युवा शक्ति भी आंदोलन से पूरी तरह जुड़ रही थी। तीज त्योहारों को भी आंदोलन का हिस्सा बना दिया गया। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी व गणपति उत्सव के माध्यम से स्वदेशी के महत्व को समझाने की कोशिश की। स्वदेशी से आम जन को जोड़ने के लिए विभिन्न लोक कला शैलियों को माध्यम बनाया गया। बंगाल की प्रसिद्ध लोक शैली जात्रा ने गांव-गांव में स्वदेशी का संदेश फैलाया। गांव में सुधार और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध लोग खड़े होने लगे। शांति निकेतन की तरह बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई और अरविंद घोष इसके प्राचार्य बने। भारतीय जनमानस तक पहुंचने के लिए प्राइमरी से विश्वविद्यालय तक की शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं में रखने की बात कही गई। फिर बंगाल तकनीक संस्थान की स्थापना हुई। छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जापान भेजने की भी व्यवस्था की गई। इसी दौरान आत्मनिर्भरता के मकसद को पूरा करने के लिए बहुत से स्वदेशी व्यावसायिक संस्थान बने। बैंक, बीमा कंपनियां, उद्योग आदि सभी संस्थान इसमें शामिल हुए। देशभक्ति की भावना जगाने के लिए रवींद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम और रजनीकांत सेन जैसे महान साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं से स्वदेशी के इस अस्त्र को और भी ज्यादा धारदार बना दिया था। और इसी धारदार अस्त्र के जरिए फिरंगियों को खदेड़ने में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान दिया गया। राष्ट्रीय भावना को जगाने के लिए साहित्यकारों ने देशभक्ति के गीतों की रचना की और इसी कड़ी में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की ये रचना लोकप्रिय हुई। বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে
रजनीकांत सेन का ये गीत भी देश प्रेम का अद्भुत उदाहरण बन गया। দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই, দিন দুঃখিনী মাঝ তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই। মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই, দিন দুঃখিনী মাঝ তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই। ওই মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের আকাশ স্নেহ দেখতে পায়। इसी दौरान काजी नसरुल इस्लाम ने इस गीत के माध्यम से देश की आत्मा को झकझोर दिया। ভগবান করবে ফাঁসি সর্বনাশী শিখায় এই তত্ত্বকে রে, তারা রইল কপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট, রক্ত জমাট শিকল পুজোর বাসন বেদি। इतना ही नहीं, दक्षिण मित्र मजूमदार ने ठाकुर मारजूनी नाम से बच्चों के लिए परिकथाओं की रचना की। अमरेंद्रनाथ टैगोर ने एक नई विधा की रीत डाली। वहीं नंदलाल बोस ने चित्रकला के एक नए प्रयोग की शुरुआत कर दी। अन्य क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां तो सर्वविदित हैं। स्वदेशी आंदोलन की सफलता और भारतीय जनमानस की इसमें भागीदारी से घबराकर साम्राज्यवादियों ने फिर से दमन चक्र शुरू कर दिया। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय और तिलक को भी जेलों में डाल दिया गया। मासूम बच्चों और निहत्थे लोगों पर लाठियों और गोलियों की बौछार होने लगी। कांग्रेस में आपसी मतभेद और प्रभावी संगठन की कमी से जब आंदोलन की चमक फीकी पड़ने लगी तो नौजवानों और छात्रों ने बम और पिस्तौल का सहारा ले लिया। सन 1907 में बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत लेफ्टिनेंट गवर्नर पर हमले के साथ हुई, परंतु वो असफल रहा। सन 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ट पर हमला किया, क्योंकि उसने स्वराज आंदोलनकारियों को बहुत सख्त सजाएं दी थी। इस हमले में कामयाबी न मिलने पर प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मारकर शहीद हो गए और खुदीराम बोस ने फांसी का फंदा चूम लिया।
अंग्रेजों ने इनकी सजा सुनाई मौत की, उसके बाद से इनको इसी जेल में रखा गया। उसके बाद से वो उस वक्त तक रहे जब तक इनको फांसी नहीं दी। 11 अगस्त 1908 को इनको सुबह 5:40 को फांसी दी। उसके पहले जो है यहाँ से वहाँ ले गए शाम को, और नेक्स्ट मॉर्निंग में 5:40 में फांसी हुई। और उस वक्त से इसमें इस सेल में कोई भी बंदी दूसरा नहीं रहता है, और इसको जो है रखा गया उनकी यादगार के लिए। और हर साल 11 अगस्त को बंगाल से और जगह से भी वीआईपीज आते हैं जो माल्यार्पण करते हैं। विदेशों में भी स्वराज आंदोलनकारियों ने ऐसे संगठनों का गठन कर लिया। शांति वर्मा, सावरकर और डॉक्टर हरदयाल यहाँ सक्रिय थे। वहीं यूरोप में मैडम कामा और अजीत सिंह ब्रिटिश हुकूमत के लिए चुनौती बने हुए थे। ये वो दौर था स्वदेश आंदोलन में भारत के आम लोगों की समुचित भागीदारी का। दमन और कुत्सित चालों के बावजूद ब्रिटिश सरकार को मुंह की खानी पड़ी और सन 1911 में बंग भंग को रद्द कर देना पड़ा। 6 वर्षों के कठिन संघर्षों के बाद आजादी का ये राष्ट्रीय आंदोलन एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल कर सका, और इसी बीच रविंद्रनाथ टैगोर की कलम से एक अद्भुत रचना निकली, और ये रचना आज हमारे देश की आन बान शान बनी हुई है। और वो रचना थी जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। दमन और कुत्सित चालों के बावजूद ब्रिटिश हुकूमत को बंग भंग रद्द करना पड़ा। 12 दिसंबर 1910 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई। सन 1911 में आखिर बंग भंग रद्द हुआ। भारत के आम जन लोगों के 6 वर्षों के कठिन संघर्षों के बाद राष्ट्रीय आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता की रचना की, जो आज हमारा राष्ट्रगान है। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। अपने आज के इस खास कार्यक्रम में हमने आपको आजादी के 3 अस्त्रों में से पहले अस्त्र स्वदेशी के बारे में बताया। प्रसार भारती के केंद्रीय अभिलेखागार में आजादी के ऐसे तमाम संघर्षों की कहानी दर्ज है। हम आपके लिए इन संघर्षों से जुड़ी तमाम कहानियां लेकर आते रहेंगे, क्योंकि केंद्रीय अभिलेखागार में ऐसा बहुत कुछ है और ये आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। लेकिन हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है doordarshanarchives@gmail.com। आप सोशल मीडिया के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के एड्रेस हैं। हमारा फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ddarchives। हमारा ट्विटर हैंडल है www.twitter.com/dd_archives। हमारा यूट्यूब एड्रेस है www.youtube.com/c/ddarchive। हमारा इंस्टाग्राम एड्रेस है www.instagram.com/ddarchivesindia। शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। दूरदर्शन अभिलेखागार की एक्सक्लूसिव डीवीडीज और सीडीज आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। हमारा ऑनलाइन एड्रेस है www.prasarbhartiarchives.co.in। यही नहीं, आप इसे अमेज़न की वेबसाइट www.amazon.in से भी खरीद सकते हैं। ये डीवीडीज और सीडीज आप हमारे दूरदर्शन के प्रमुख केंद्रों, आकाशवाणी केंद्रों
दिल्ली हाट और नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम शहीदों की बातें ये गुजरा जमाना में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कहाँ से शुरू हम करेंगे फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। कहाँ से शुरू हम करेंगे फसाना, शहीदों की बातें वो गुजरा जमाना। आजादी गुनाह है बताया गया था, आजादी गुनाह है बताया गया था। हजारों को फांसी चढ़ा